पिछले कुछ महीनों के अंदर कोटा से बहुत ही दिल को दहलाने वाली कुछ हमारे खबरें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर हमारे सामने देख भी पा रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है। अब देखो, जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर सुसाइड की ना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के अंदर मेंटल हेल्थ एजुकेशन को और प्रमोट करना, इसके अलावा कुछ एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम होना, चाहे वो पेरेंट्स की साइड से हो या फिर जो केयर गिवर्स होते हैं उनकी तरफ से हो। इसके साथ ही हमारा जो पीयर ग्रुप होता है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहीं न कहीं अच्छी इंटरवेंशन, समय के ऊपर इंटरवेंशंस एंड मीडिया के द्वारा अगर हमें लोगों को जागरूक करें इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग, अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, अच्छी गवर्नमेंट की एडवोकेसी हो इसके रिगार्डिंग, तो धीरे-धीरे एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के माध्यम से हम इस तरह की घटनाओं को कम कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है, लाइफ में एम्बिशियस होना इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है। पर कहीं न कहीं नेवर टेक एन एग्ज़ाम मच बिगर दैन योर लाइफ। कभी ऐसा तो होता नहीं कि एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से बढ़कर हो जाता है। तो जब वो वाली फीलिंग आने लग जाती है, उस वजह से कई बार इस तरह की हमें घटनाएँ देखने को मिलती हैं। तो ज़रूरत यही है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यहाँ पे सामने आएँ, अच्छे कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस लिए जाएँ, ताकि इस तरह की घटनाएँ कम करी जा पाएँ। दोस्तों, इसी तरह से द हिंदू के अंदर आप देख पाओगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एलपीजी रिफिल प्राइस है, उसके अंदर ₹100 की कटौती करी गई है, ठीक है? ऑपोज़िशन पार्टीज़ इसको बता रही हैं कि बस इलेक्शंस आने वाले हैं, उसकी वजह से ये चीज़ की जा रही है। बट एनीवेज़, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों, डेट है आज की 9 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, एक टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ इंडिया एआई मिशन। अब एआई आप सभी जानते हो, एआई का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने काफ़ी बार एआई के बारे में डिस्कशन करा भी है। अब देखो, हमारी सरकार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझती है कि आज के समय इसकी क्या ज़रूरत है, फ्यूचर में इसकी क्या ज़रूरत बढ़ने वाली है। इसी वजह से हमने यहाँ पर ना एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल इंडिया एआई मिशन, इसको यहाँ पे अप्रूव किया है। इसका टोटल बजट होगा 10,370 करोड़ रुपए। 5 साल के लिए ये पर्टिकुलर मिशन चलेगा। इसका पर्पस यही है कि इंडिया के अंदर जो एआई सिस्टम है, जो एआई इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, उसको हम और भी बेहतर बना पाएँ, उसको और भी इंक्रीज़ करें। सर, वो कैसे? देखो, आप एक चीज़ समझो, इंडिया में बहुत सारे आज के समय स्टार्टअप्स हैं। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स एआई की फील्ड में काम कर भी रहे हैं। पर कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको शायद प्रॉपर पैसा नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर फंडिंग वगैरह नहीं मिल पा रही इस चीज़ के रिगार्डिंग। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, पर वहाँ पर ना कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ पर पैसे की वजह से ना वो अपना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर हमारी जो सरकार है, वो वहाँ पर उनको फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। ध्यान रखिएगा कि ये मीटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जहाँ पर प्राइवेट के साथ-साथ हमारी सरकार यहाँ पे मिलकर काम करेगी। अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय इंडिया एआई, इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। मैं थोड़ा-सा आपको ना इनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना डीआईसी की, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, दरअसल में ये हमारी मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही एक बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। इसका काम ये है कि इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे बेनिफिट कर सकती है एक आम इंसान की ज़िंदगी। उसके लिए इस कॉर्पोरेशन को बनाया गया था। तो यानी कि ना डिजिटल इंडिया को आगे लेके जाने के लिए, ई-गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए डीआईसी का काम है। इसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है ना? तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडिया एआई अंडर डीआईसी। इसके मिशन के अंदर अलग-अलग आपको कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाएँगे। आपको एग्ज़ैक्टली याद नहीं रखने, पर एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक है इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी। इसके माध्यम से हम कोशिश क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके जीपीयूज़ होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो जो भी रिसोर्सेज़ होंगे एआई के इनोवेशन के लिए, उसके अंदर ये मदद करेगा। इसके साथ ही इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर इसके अंतर्गत है, जिसके अंदर आपके जो लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं, उनको डिप्लॉय किया जाएगा। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से ना डिफरेंट डिफरेंट एआई सॉल्यूशंस के अंदर हम फोकस करेंगे, ताकि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट आ पाए। एक्चुअली होगा क्या ना, आपकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, आपके स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे पूछा जाएगा क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं एंड उस हिसाब से एप्लीकेशंस को फिर डेवलप किया जाएगा।
इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स है। यहाँ पर ना अगर मान लो एआई प्रोग्राम्स के अंदर एंट्री के अंदर कुछ बैरियर्स आते हैं तो उन बैरियर्स को खत्म किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स लेवल, पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर एआई कोर्सेज इंक्रीज किए जाएंगे। बाकी डेटा एंड एआई लैब सेटअप की जाएंगी टियर 2 1 टियर 3 सिटीज के अंदर अक्रॉस द कंट्री। इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग की बात करी गई है, फंडिंग का ये ध्यान रखेगी। उसके अलावा सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, देखो एआई अच्छा है पर कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी एआई की रिगार्डिंग देखने को मिलती हैं, तो रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग इंडिया एआई मिशन जो आपको जाननी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इंडिया एआई के बारे में बता देता हूँ। इंडिया एआई क्या है? ये दरअसल में ना एक पोर्टल हमने बनाया था। यहाँ मिशन की बात नहीं कर रहा, इंडिया एआई की बात कर रहा हूँ। मिशन तो हमने समझ लिया। इंडिया एआई क्या एक पोर्टल है जो कि हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर। यहाँ पर अलग अलग एंटिटीज हैं जो एआई की इकोसिस्टम के अंदर काम कर रही हैं, उनको कोलैबोरेशन के अंदर मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीटी मिनिस्ट्री आ गई। इसके अलावा आपका एनईजीडी क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। दरअसल में ना मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही एक डिवीजन क्रिएट करी गई थी 2009 के अंदर, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एनईजीडी का काम अलग अलग चीजों के अंदर रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डिजी लॉकर का नाम सुना होगा, ठीक है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वहां पे स्टोर करते हैं। उमंग ऐप का आप जानते होंगे जहां पर आप अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने ही बनाई है एंड उनको ये मैनेज भी कर रहा है। काम इसका यही है कि आपके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट हो, अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन जैसी एक्टिविटीज हो, वो सारी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यहाँ पे देखता है। इसके अलावा यहाँ पर नेस्कॉम भी है। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेस्कॉम ना दरअसल में 1988 के अंदर इसको फॉर्म किया गया था। ये क्या है? एक तरह की आपकी एनजीओ ही मान के चलिए, नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर कैसे आगे डेवलप हो सकता है उस पर्पस को अचीव करने के लिए ये एक एसोसिएशन है कुछ कंपनीज की। गेटिंग इट? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्ट मतलब उनका उनको रिप्रेजेंट करती है, कंपनीज की नहीं, उनको मतलब उन कंपनीज के लिए एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है नेस्को। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो विश्वास दिवस का ऑफर है वो आप जानते हैं 10 मार्च तक वैलिड है, जिसके माध्यम से पीडब्ल्यू ओनली एस के जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वालिटी के साथ साथ हमारी जो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर फोकस था वो और भी ज्यादा विश्वास दिवस के ऑफर्स के माध्यम से इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर आपसे संकल्प, प्रहार, टाइटन, ये सारे बैचेस आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रारंभ जो कि हमारा 3 ईयर कोर्स है उसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी 48,000 वाला 29,000 के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब 30,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी कोर्सेज के लिंक दे दिए हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पर्टिकुलर ऑफर्स हैं ये 10 मार्च तक वैलिड है, तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज को चेक कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन के द्वारा नेटो को ज्वाइन कर लिया गया है। देखो स्वीडन ने काफ़ी सालों तक डिकेड्स ऑफ न्यूट्रलिटी कि हम किसी की तरफ नहीं है, अब फाइनली यहाँ पे जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है स्वीडन के ज्वाइन होने का एंड स्वीडन इस तरह से नेटो का 32nd मेंबर बन चुका है। अभी तक 31 देश थे, अब ये 32वां देश नेटो का स्वीडन बन चुका है। देखो स्वीडन की यहाँ पे आप लोकेशन भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। पिछले टाइम्स के अंदर हमने फिनलैंड के बारे में भी पढ़ा था कि जब फिनलैंड ने ज्वाइन किया था नेटो को, अब यहाँ पर आपके सामने आपका स्वीडन भी देखने को मिल जाएगा। नेटो के बारे में आप सब जानते होंगे कि नेटो को 1949 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था जब साइनिंग हुई थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको आप वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हो। इसके आपके हेडक्वार्टर्स आपको बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। देखो नेटो के अंदर मेजर जो चीज़ यही है कि वहां पर इस ट्रीटी के अंदर आपको आर्टिकल 5 देखने को मिल जाएगा जो बात करता है कि अटैक अगेंस्ट वन एलाई इज अटैक अगेंस्ट ऑल, यानी कि जो कलेक्टिव डिफेंस की बात होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल यही है। तो कॉपरेशन हो गया और सामने वाले थ्रेट, स्पेशली उस टाइम जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसके अटेम्प्ट को, थ्रेट को काउंटर करने के लिए ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेटो की जो मेंबरशिप है वो किसी भी यूरोपियन कंट्री जो स्टेट है जो कि कहीं ना कहीं इस ट्रीटी के साथ अग्री करती है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के जो नॉर्थ अटलांटिक एरिया है उसकी सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करना चाहती है, वो यहाँ पे नेटो का मेंबर बन सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नमस्ते स्कीम की तरफ। दोस्तों जब हम बात करते हैं नमस्ते स्कीम की
कई बार ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि नमस्ते स्कीम न्यूज़ में थी, ये किस-किस चीज़ के साथ लिंक्ड है? पहले नमस्ते की ना एक बार फुल फॉर्म देख लो। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। आप यहाँ पे पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे कि जब हम बात करते हैं इस तरह से हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स की, कई बार उनको बहुत ही हज़ार्डस कंडीशंस के अंदर जाना पड़ता है। इस तरह से क्लीनिंग करनी पड़ती है इन सेप्टिक टैंक्स की एंड उस वजह से उनकी कई बार डेथ या फिर कोई बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती हैं। तो इस वजह से सरकार की नमस्ते स्कीम चलती है, अब उसको फर्दर हम एक्सटेंड कर रहे हैं आने वाले सालों के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे नमस्ते स्कीम जिसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करी गई है कि किसी भी सैनिटेशन वर्कर को मैनुअली इस तरह से हज़ार्डस कामों के अंदर एंगेज ना किया जाए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 2 मिनिस्ट्री साथ में आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड उसके साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मैंने जो आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो तो मैंने आपको बता ही दी। तो कोशिश यही है कि हमारे जो सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं, उनकी डेथ्स को यहाँ पे बचाया उनको डेथ्स को रोका जाए एंड उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, उनको हम और बेहतर करें। इसके साथ-साथ मैकेनाइजेशन हम इन चीज़ों की और करें क्योंकि आज के टाइम के ऊपर बहुत सारी इस तरह की मशीन्स इवन बहुत सारे स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में आ रहे हैं जो इनको क्लीनिंग कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था एज़ अ सेंटर सेक्टर स्कीम। सेंटर सेक्टर का हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है। ये ऐसी स्कीम्स होती है जहाँ पर सिर्फ पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ से आता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं। ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्कीम थी 2007 में स्टार्ट हुई थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। उसको यहाँ पे नमस्ते स्कीम ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, हमारी जितनी भी 4800 प्लस जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट यही है हमारे जो एसएसडब्ल्यू हैं सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स उनकी प्रोफाइलिंग करी जाए, उनकी लिस्ट ऑब्टेन करी जाए एंड अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग बेनिफिट्स दिए जा पाएँ, जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी किट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, पीपीई किट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको असिस्टेंस देना। ठीक है ना, हजार्डस क्लीनिंग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तरह के कुछ रिस्पॉन्स यूनिट्स उनको प्रोवाइड करे जाते हैं एंड उसके अलावा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके बेनिफिट्स उनकी फैमिलीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। जैसे इस बार के बजट में ना आशा वर्कर्स को जैसे एक्सटेंड किया गया है, तो सिमिलर वे में यहाँ पे इनको भी यहाँ पे वो बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। राइट? इसके अलावा अलग-अलग तरह का सैनिटेशन रिलेटेड जो इक्विपमेंट होता है, व्हीकल्स होता है, स्वच्छता उद्यम योजना, तो वो प्रोक्योर करने में भी फंडिंग सपोर्ट यहाँ पे मिलती है। कुछ अलग-अलग तरह की सब्सिडीज़ भी इनको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। तो इस तरह से दोनों मिनिस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अलग-अलग अपने जो भी एलोकेशंस होते हैं, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया, तो उनके माध्यम से भी इनको यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सी डिफेंडर्स 2024। दरअसल में ये पोर्ट ब्लेयर में एक एक्सरसाइज हो रही है आज और कल, यानी कि मार्च 9 और मार्च 10 को। यहाँ पर इंडिया और साथ में यूएसए, ये दोनों कंट्रीज मिलकर पोर्ट ब्लेयर में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हैं। दिस इज अ जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। क्या नाम है? सी डिफेंडर्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ज्वाइंट एक्सरसाइज जो इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो मैरीटाइम पायरेसी हम उसको रोकना चाहते हैं। ड्रोन अटैक्स को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर हम एक दूसरे से चीज़ें सीखेंगे। मैरीटाइम रिसर्च हो गया, तो सर्च एंड रेस्क्यू जो एसएआर ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर यहाँ पे हम मिलकर हाथ में काम करेंगे। मेरीन पोल्यूशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फायर फाइटिंग वगैरह हो गया। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस के माध्यम से मेडिकल इवैक्यूएशन हो गया। हम कोशिश यही करना चाहते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे से सीख पाएं इस पर्टिकुलर ज्वाइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज के माध्यम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्वदेश दर्शन एंड प्रसाद स्कीम की तरफ। देखो, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 52 टूरिज्म सेक्टर प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू है टोटल 1400 करोड़ रुपया, वो यहाँ पर डेडिकेट किए गए और इनको लॉन्च किया गया। पहले ना मैं आपको स्वदेश और प्रसाद स्कीम के बारे में समझा देता हूँ, स्वदेश दर्शन, ताकि आपको इनका आइडिया लग जाए। जब हम बात करते हैं ना स्वदेश दर्शन स्कीम की, तो आपको नाम से तो आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पर ना हम थोड़ा जो बात कर रहे हैं वो आपका अलग अलग तरह के टूरिज्म की बात कर रहे हैं। एक्चुअली नाम ही क्या है? स्वदेश। स्वदेश का मतलब क्या होता है? लोकल। तो यहाँ पर ना जो हमारा स्कीम का एजेंडा है वो है वोकल फॉर लोकल, यानी कि आत्मनिर्भर जो भारत की हम बात करते हैं। इंडिया का पूरा पोटेंशियल एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन हम कैसे रियलाइज कर पाएं, उसके लिए स्वदेश दर्शन का हमें स्कीम देखने को मिल जाती है। पहले 1.0 था, आज के समय इसका 2.0 वर्जन चल रहा है। तो यहाँ पर बात क्या है? यहाँ बात है रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू
स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेंट्रल एजेंसीज, ताकि देश भर में हम टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ। देखो जब बात होती है ना टूरिज्म की, तो अलग-अलग तरह का टूरिज्म हो सकता है। एक होता है आपका कल्चरल टूरिज्म होता है, एक आपका आजकल इको टूरिज्म बड़ा पॉपुलर चल रहा है। इसके अलावा माइस टूरिज्म होता है, जो मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, ये टूरिज्म हो गया। आपका रूरल टूरिज्म हो गया, आपका बीच टूरिज्म हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, ठीक है ना? बहुत सारे इस तरह के आपको टूरिज्म देखने को मिल जाएँगे। तो इन अलग-अलग तरह की थीम्स हमने यहाँ पे इसके अंदर आइडेंटिफ़ाई करी हैं एंड हम चाहते हैं कि एक टूरिज्म और टूरिस्ट सेंट्रिक अप्रोच के माध्यम से हम इन चीज़ों को यहाँ पे डेवलप कर पाएँ। तो इंडिया की इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन भी होगा। तो इस तरह से टोटल 76 प्रोजेक्ट्स आपको अलग-अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में आपको देखने को मिल जाएँगे। जो 2.0 है, उसमें हमने सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की यहाँ पे बात करी है और डेस्टिनेशंस को हमने फर्दर इंक्रीज़ कर दिया है। जब हम बात करते हैं प्रसाद स्कीम की, देखो पहले इसका नाम प्रसाद था, फिर इसका नाम हमने प्रसाद कर दिया है, ठीक है? एच भी साथ में अब ऐड हो चुका है। तो प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो सरकार के द्वारा ये 2014-15 के अंदर लॉन्च की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। यहाँ पर देखो पिलग्रिमेज की बात होगी ना, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अलग-अलग तरह के जो भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, नेशनल या ग्लोबल पिलग्रिमेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं, वहाँ पर हम कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट यहाँ पे कर पाएँ एंड उनकी हेरिटेज हो गया, कल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट, कुज़ीन, ये सारी चीज़ें हम करते हुए वहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म को हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये प्रसाद स्कीम हो गया। तो यहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं प्रसाद स्कीम के अंदर। आप देख पाओगे हज़रत बल श्रीनगर हो गया, जोगुलुम्बा तेलंगाना हो गया, अमरकंटक मध्य प्रदेश, इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे अलग-अलग प्रोसेस होंगे, जैसे घाट्स को डेवलप किया जाएगा, लाइट एंड साउंड शो हो गया, पार्किंग की फैसिलिटी हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा, पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत भी आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप देख पाओगे। तो इस तरह से ये हमारी सरकार के द्वारा कोशिश करी जा रही है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर ध्यान रखा गया किस चीज़ का? जन भागीदारी का। जन भागीदारी मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होगा फॉर अतुल्य एंड विकसित भारत। अतुल्य का मतलब होता है इनक्रेडिबल इंडिया, विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया, ठीक है? तो बेसिकली पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर इनक्रेडिबल एंड डेवलप्ड इंडिया, उसके माध्यम से क्या होगा? इंडिया जो डायस्पोरा बाहर रह रहा है, उनको बोला जाएगा कि आप अपने-अपने 5 जो नॉन इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनको बोलिए कि इंडिया को हर साल विज़िट करें। उसके माध्यम से इंडिया में टूरिज़्म डेवलप होगा। बाकी देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024, इसके माध्यम से ये देखा जाएगा कि कौन-सी पर्टिकुलर ऐसा एरिया है टूरिज़्म वाला जहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे अलग-अलग कैटेगरीज़ के अंदर स्पिरिचुअल, कल्चरल हेरिटेज, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसके माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर ना अवार्ड्स वगैरह दिए जाएँगे। उसके माध्यम से लोगों के अंदर थोड़ी और एंगेजमेंट इसकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना? तो इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स को बोला जाएगा कि आप एम्बेसडर्स बनो, तो चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन, ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड साथ-साथ चैलेंज डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ठीक है? ताकि एंड टू एंड एक्सपीरियंस को और बेहतर किया जा पाए, उसके लिए सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस को डेवलप करना। ये सारे काम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। दोस्तों, आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना एचआईवी की, तो बिल्कुल ये एक वायरस ही है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। दिस इज़ करेक्ट। सैक्रेड ग्रोव सरना की अगर बात करें, तो सरना वाला हिमाचल के अंदर नहीं, ये आपको बिहार के अंदर देखने को मिलता है। मतलब इनका नाम जो होता है ना, वो बिहार के अंदर सरना है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए की बात करें, तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन विंग है जिनको डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी इंडीड करेक्ट है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आप जानते हो असम के अंदर नहीं, ये उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चौथा आपका इनकरेक्ट हो गया। एक चीज़ और छोटी-सी चीज़ थी, देखो जो रेड सी वाला जो था ना, ये गलती से मैंने कल ट्रू लिख दिया था, पर आप जानते हो कि ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को नहीं कनेक्ट करता। आप लोग इसकी लोकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हो, मैंने कई बार इसका डिस्कस भी किया है। इनफैक्ट कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे सीज़ की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का, तब भी मैंने इस चीज़ को दिखाया था। बट ठीक है, गलती से बोल हो गया था, बट इसका आंसर फ़ॉल्स ही रहेगा। इसके अलावा आपका जो एमसीक्यूज़ का होमवर्क रहता है, उनके अंदर पहला आपका होमवर्क रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री कह लो या जो भी आप आर्ट एंड कल्चर कहना चाहते हो, उसके साथ इसका लिंकेज है। इसको ट्राई कीजिएगा। कई बार ऐसे वर्ड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कोशिश कीजिएगा इसको आंसर करने की। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, सिटीज़नशिप और बाकी चीज़ों के साथ लिंक्ड है इस टॉपिक का, तो इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट्स में दे सकते हो। इसके अलावा जो होमवर्क था आपका इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग,
देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन्फ्लेशन से ना डेटर्स को फायदा होता है। देखो ये बात एक्चुअल में ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ना डेटर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने, जैसे एक बंदा है, ठीक है ना, इसने, ये है पर्सन डेटर, ये है पर्सन क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या करता है, इसको उधार पे देता है, मान लो 100 रुपए इसको उधार पे दे दिया। फिर फ्यूचर में क्या करेगा, ये बदले में इसको 110 रुपए दे देगा। डेटर को कर्जा चुकाना होता है, ठीक है ना। अब मान लो इस 1 साल के बाद, मतलब अब तो 100 रुपया लिया था, साल के बाद 110 रुपए वापस करने हैं। इस 1 साल में अगर मान लो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, उससे पता क्या होगा? उससे आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर क्रेडिटर के जेब में आज 100 रुपए थे, ठीक है ना? अब 100 रुपए से हो सकता है ये 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा था आज। साल के बाद इसको 110 रुपए डेटर से वापस मिल जाएँगे। पर हो सकता है ना, इस 110 रुपए से वो 1 किलो एप्पल ना खरीद पाए। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है। तो इन्फ्लेशन होने की वजह से जब ये पहले 1 साल पहले 1 किलो एप्पल खरीद पा रहा था, अब ये नहीं खरीद पा रहा। तो कहीं न कहीं इन्फ्लेशन होने से ना इस क्रेडिटर को क्या होता है, नुकसान होता है। क्रेडिटर को नुकसान हुआ मतलब डेटर को फ़ायदा हुआ। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट होता है। देखो ये जो बॉन्ड होल्डर वाला चीज़ है ना, इसको नुकसान होता है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सिमिलर तरह से बताऊँ, बॉन्ड होल्डर क्या होता है? वो भी, उसने भी तो एक तरह से पैसा ही दे रखा है, तो बॉन्ड होल्डर को भी यहाँ पे आपका नुकसान होता है और बेनिफिट नहीं होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप इसकी देख सकते हो। दूसरा होमवर्क जो मैंने आपको दिया था 5th शेड्यूल के रिगार्डिंग, देखो ये तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा था, 2019 में पूछा, फिर उसके बाद 2022 में भी एक बार पूछ लिया क्वेश्चन। तो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो बिल्कुल 5th शेड्यूल के माध्यम से ना क्या होता है, आपकी जो लैंड का ट्रांसफर है ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, उसको यहाँ पर ये रोकता है। इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।